हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरेन। उसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था हेलो एल्केन हेलो एरेन का, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन अपन ने IUPAC नोमेनक्लेचर के किए थे, बेसिक से स्टार्ट किया था और हायर लेवल पे आपको लेके गया था मैं NCERT के अकॉर्डिंग। ज़्यादा बार अपने को जाना नहीं है, अपने को बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना है। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे बढ़िया से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। सभी लोगों ने अपनी कॉपी निकाल ली होगी, कॉपी निकाल के पेन निकाल के स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी बात करूंगा किसी भी चैप्टर की, तो किन किन बातों पे मैं बात करूंगा? स्टेट पे बात करूंगा। स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरी बात किसकी करेंगे अपन? दूसरी बात करेंगे स्मेल की या ऑर्डर की। ठीक है, स्वीट स्मेल है, बैड स्मेल है ना, फाउल स्मेल है, इन सब की बात करी जाएगी। ठीक है, तीसरी बात कलर की करूंगा। ठीक है ना, कलर क्या आने वाला है उसके बारे में बात की जाएगी। तो यानी कि स्टेट की बात हो गई, कलर की बात हो गई और ऑर्डर की बात हो गई। उसके बाद बात की जाएगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक का। फिर उसके बाद आप बात कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में से भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है। फिर अपन डाइपोल मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी कंपाउंड के लिए। सबसे पहली बात अपन हेलो एल्केन और हेलो एरेन की कर रहे हैं, तो स्टेट की बात करेंगे कि कौन सी स्टेट में मौजूद होता है हेलो एल्केन हेलो एरेन। तो जितने भी लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, लोअर हेलो एल्केन्स से मेरा मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, वो कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे मैं मास को बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे लिक्विड और सॉलिड में बदलते चले जाएंगे। आपको पता है, ये बात कोई बताने की जरूरत नहीं है कि जो सॉलिड होता है वो थोड़ा भारी होता है, क्योंकि उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से वो भारी होता है। जबकि गैस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो हल्की होती है। ठीक है, स्टेट की बात करें तो लोअर हेलो एल्केन्स किस में होते हैं? गैस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बात करें तो जैसे मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया। ये जो लोअर हेलो एल्केन्स है, लोअर हेलो एल्केन्स है, ये किस फॉर्म में मौजूद है बेटा? गैसियस स्टेट में मौजूद है। जैसे जैसे मैं कार्बन को बढ़ाता चला जाऊंगा, कार्बन चेन में कार्बन को बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे वो किस में चला जाएंगे? लिक्विड और सॉलिड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हो गया, लोअर हेलो एल्केन्स गैस में होते हैं, हायर हेलो एल्केन्स वो किस में होते हैं? लिक्विड में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होंगे। ये बात तो हो गई हेलो एल्केन की। अगर मैं बात करूं हेलो एरेन की, सबसे छोटा हेलो एरेन लूंगा तो सबसे छोटा हेलो एरेन हमारे पास क्या होगा? C6H5Cl। क्या होगा? C6H5Cl। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन की यहां पर नंबर कितने हैं? 6 कार्बन के नंबर हैं, 6 कार्बन मौजूद है। तो यहां पर कैसा है? मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा। उस कारण से कौन सी फॉर्म में होगा? या तो ये लिक्विड होंगे या फिर ये सॉलिड होंगे। ये गैस के फॉर्म में कभी भी मौजूद नहीं होते। या तो हेलो एरेन्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या फिर आपको किस में मिलेंगे बेटा? सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे। ये बात हो गई हमारी स्टेट की, हेलो एल्केन्स एज वेल एज हेलो एरेन्स की। नेक्स्ट बात अपन करेंगे यहां पर सेकंड नंबर पे कलर की। किसकी बात करने वाले हैं? कलर की बात करेंगे। पहली बात अपन ने स्टेट की कर ली, अब कलर की करेंगे। जितने भी हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं उनकी प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट में कैसे होते हैं? वो कलरलेस होते हैं। ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस इन देयर प्योर फॉर्म। इतना आसान होता तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं थी। ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस इन देयर प्योर फॉर्म। लेकिन वापस से वर्ड आ गया लेकिन, कुछ ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं
वो कलर जनरेट करते हैं, कलर शो करते हैं जब उनको हम लाइट की प्रेजेंस में ले जाते हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में ले जाते हैं। तो यहां पर सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स generates color in presence of light, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सनलाइट। ठीक है, दिखता है यहां पे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सनलाइट। कुछ ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में आपको कलर जनरेट करके दिखा देते हैं। कलर यहां पे उनमें आ जाता है सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में। बात समझ में आती है? ये तो हो गई बात कलर की, ये बात हो गई स्टेट की। सिंपल सी बातें हैं, एक बार रीडिंग लगानी है, पेपर में जाने से पहले आपको याद हो जाएगी। ठीक है ना, पेपर में जाने याद नहीं रहने वाला ये, आप सोचो कि याद रह जाएगा। ये चीजें क्या है, समझने की तो है नहीं, याद करने की है। याद करने वाली चीजों को हमेशा बार बार मगअप करना पड़ता है, और बार बार मगअप करते वक्त पेपर में जाने से पहले एक बार देखना पड़ता है, ताकि वो हमारे दिमाग में उस समय के लिए स्टोर हो जाए। बात समझ में आती है? ये बात हो गई आपकी स्टेट और कलर की। थर्ड बात अपन करेंगे यहां पर स्मेल, जिसको थोड़ा भारी नाम बोले तो ऑर्डर भी बोलते हैं। स्मेल या ऑर्डर की बात करें तो जो लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैं, लोअर हेलो एल्केन्स हैं, जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वोलेटाइल मतलब जो गैसियस नेचर के होते हैं, वो स्वीट स्मेल शो करते हैं। उसके अलावा जितने भी हेलो एल्केन हेलो एरेन है वो कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लोअर हेलो एल्केन्स विच आर वोलेटाइल इन नेचर हैव स्वीट स्मेल। कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। और ऑल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स इन जनरल आर ऑर्डरलेस। ठीक है, ऊपर वाली बात को लिख दी है और नीचे वाली बात को जनरल वे में लिख दिया है कि सारे हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। लेकिन उनमें से लोअर हेलो एल्केन्स जो हैं उनकी स्वीट स्मेल होती है, जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, स्टेट की बात कर ली, कलर की बात कर ली, स्मेल की बात कर ली। अब बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। बात समझ में? फटाफट से पोस्ट करके आप इसको नोट डाउन करो, फटाफट से पोस्ट करके आप नोट डाउन करो। फिर अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। देखो आप कैसे पढ़ोगे, जो भी मैं लिख रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे, उसको नोट करते जाएंगे। नोट करने का तरीका क्या होगा, हमेशा पोस्ट करके नोट करना है, ताकि आप पहले चीजें समझते जाओ। सुन लो मेरी बात को, उसके बाद माना अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 1.5 घंटा लग जाएगा आपको नोट करने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार वो चीज आपके दिमाग में चली गई फिर कोई नहीं निकाल सकता। तरीका क्या है, जो बोल रहा हूं उसको सुने, उसके बाद लिखें। ठीक है, पोज करके। फोर्थ बात क्या है हमारी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन से चैप्टर की बात चल रही है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन की बात चल रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी किसका देखेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरेन का देखेंगे। बात समझ में आती है? बॉइलिंग पॉइंट कभी भी आपको जज करना है तो बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कंपाउंड का मोलिकुलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये फंडा हर जगह पे लगेगा, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो ये किस बात पे निर्भर करता है, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली लिक्विड फेज से गैसियस फेज में किसी कंपाउंड को ले जाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बॉइलिंग पॉइंट है।
लिक्विड फेज से गैसेस फेज में ले जाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी अगर आपने लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ था, उसको गर्म कर रहे हो, वो पूरा का पूरा स्टीम फॉर्म में चले जाए, और वो स्टीम फॉर्म में जिस टेम्परेचर पे चले जाएगा वो वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो लिक्विड से गैस में ले जा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए सॉलिड के अंदर, बात को सुनना ध्यान से, सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच की बात नहीं कर रहा, एक मॉलिक्यूल लिया दूसरा मॉलिक्यूल लिया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्टेट अलग अलग बात है, वो सॉलिड से लिक्विड है, ये लिक्विड से गैस है। सबसे ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कहां होगा, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट में, फिर बॉइलिंग पॉइंट में। बात समझ में आ गई, सिंपल है। ध्यान रहे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, आइदर दे आर सेम और डिफरेंट। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इंटर एटॉमिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। बात समझ में आ गई। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उनको तोड़ने के लिए अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक फंडा तो ये लगता है। दूसरा फंडा जो लगता है वो क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, बेसिकली अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो तोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अपने को बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात डाइपोल मूवमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, बेसिकली डाइपोल अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, उसको ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ये फंडे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए। ये फंडे आपके कभी फेल नहीं होंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, पूरी केमिस्ट्री में लगा लो, फिजिक्स में लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, ये फंडे हैं बॉइलिंग पॉइंट निकालने के। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो है वो है कंपाउंड में ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग कंपाउंड में होगी, ब्रांचिंग से आप लोग अभी थोड़ी देर बाद रूबरू हो जाएंगे, जितनी ज्यादा कंपाउंड में ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होने वाला है। ये चार फंडे आप बस जीवन में अपना लो, आपका बॉइलिंग पॉइंट का सवाल कभी गलत होने वाला ही नहीं है, कभी गलत होने वाला ही नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर तो अपन केवल मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग, इन दोनों से ही खेल लेंगे, केवल इन दोनों फैक्टर से ही अपन सारा का सारा बॉइलिंग पॉइंट खेल लेंगे। ठीक है, तीन तरह के बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो तीनों तरह के मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों फंडे से अपन उन सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से पोस्ट करके आप नोट कर लें। अब देखो, कुछ कुछ फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। फंडे क्या है, जितना ज्यादा एटम का साइज होगा, जितना ज्यादा एटम का साइज होगा, साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बातों पे निर्भर करता है। पहली चीज, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सबसे पहले नंबर की बात जो आती है, if alkyl group is same in haloalkane and haloarine, अगर अल्काइल ग्रुप हमारा सेम है हेलोएल्केन और हेलोएरिन में, तो यहां पर किस बात पे निर्भर करेगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करेगा, जैसे मान लो RI, RBr, RCl और RF, ये चार कंपाउंड दे दिए मैंने, जिसमें मैंने क्या चेंज किया, हैलाइड ग्रुप को चेंज किया है, आयोडीन लिया, ब्रोमीन लिया, क्लोरीन लिया, फ्लोरीन लिया, लेकिन मैंने इस अल्काइल वाले पार्ट को सेम रखा है। इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, तो फिर किस बात पे निर्भर करेगा कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में साइज क्या है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। आप ऊपर से नीचे जाते हो पीरियोडिक टेबल में अगर, तो साइज बढ़ता है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो यहां पर देखो RI, RBr, RCl, RF की बात करूं, साइज बढ़ेगा। ठीक है, एक तरीका। तो दूसरा तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट।
मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का मोलिकुलर वेट है। तो दोनों ही केसेस में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अल्काइल पार्ट तो सेम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए मैंने आपको यहां पर क्या दे दिया, यहां पे इस तरह से क्लोरीन दे दिया, ठीक है, फिर मैंने यहां पर 4 कार्बन क्लोरीन दे दिया, फिर मैंने आपको यहां पर 5 कार्बन क्लोरीन दे दिया, ठीक है। यहां पर मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। हाइड्रोजन आप अपने आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको पता होना चाहिए और आप आराम से उसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहां पर अब आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। आप ध्यान से देखोगे कि हैलाइड पार्ट तो सेम है, लेकिन कार्बन वाला पार्ट बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि मोलिकुलर वेट फिर से बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा भैया? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A आएगा, ठीक है। हैलोजन वाला पार्ट सेम है, लेकिन कार्बन वाला पार्ट बढ़ रहा है, यानी कि मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। 2 टाइप के सवाल तो ये हो गए, और देखते हैं, ये पोस्ट करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तीसरे टाइप का सवाल देखो आप, अभी तक तो बात चल रही थी मोलिकुलर वेट की, ठीक है। थर्ड टाइप का सवाल जो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपको 4 क्लोरीन, यहाँ पे 5 क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, 5 कार्बन दे दिया और क्लोरीन दे दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ कार्बन यहाँ क्लोरीन लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ कार्बन यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कार्बन कम भी कर सकते हो, ज़्यादा लग रहे हैं अगर, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एक कार्बन कम कर लेते हैं और आसान हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, 4 कार्बन ये, और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। अब यहां पर तीनों का मोलिकुलर वेट सेम है, तीनों में हैलोजन भी सेम है, तीनों में कार्बन के नंबर भी सेम है। फंस गए? मोलिकुलर वेट से भी नहीं हो रहा, हैलोजन से भी नहीं हो रहा, कार्बन के नंबर से भी नहीं हो रहा। अब क्या लगाएंगे? यहां पर लगाएंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जो ऑर्डर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का बता रहा हूं, वही ऑर्डर हेलो एल्केन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट का भी रहने वाला है। हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, क्यों? जितना ज्यादा क्रिस्टल पैक होगा, जितना पैकिंग एफिशिएंसी, मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है? पैकिंग पे। जितने ज्यादा क्रिस्टल पैक होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है। अब यहां पर देखो, पहले तो आप बाद में बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है, ठीक है ना। वो क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये पूरा का पूरा स्ट्रेट चेन आ रहा है। क्या आ रहा है? स्ट्रेट चेन आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा शेप डिस्टॉर्टेड हुआ है और यहां पर शेप कैसा हो गया? स्फेरिकल शेप हो गया। अब आप खुद सोचना, एक स्फेयर, भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, बेसिकली वही तो बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पर एक स्फेयर दूसरे स्फेयर पे कितने पॉइंट पे टच होगा? एक पॉइंट पे टच होगा। जबकि एक लीनियर चेन दूसरी लीनियर चेन पर कितने पॉइंट पर टच होगी? बहुत सारे पॉइंट पर टच होगी। अब आप बताओ, एक पॉइंट को तोड़ना ज्यादा आसान है या बहुत सारे पॉइंट्स को तोड़ना ज्यादा आसान है? एक पॉइंट को तोड़ना ज्यादा आसान है। और एक पॉइंट को तोड़ने वाली बात कहां आ रही है? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, शेप क्या होता जा रहा है? स्फेरिकल शेप होता जा रहा है। कम ब्रांचिंग लीनियर शेप, ज्यादा ब्रांचिंग स्फेरिकल शेप। तो ब्रांचिंग बढ़ने से टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है,